Hello students, this is Ejaz Sir's Maths Academy and I am Ansar Sir. Today we are going to start a new chapter in our Science 1 textbook, and this chapter is chapter number 9, Carbon Compounds. So I think you should have a look at the text. You can pause the video and read the I will then give the explanation. The third page of the chapter. Pause the video and read the text. So this is up to page number 113. I am planning to finish this much portion today, but let us see how much time permits us, how much we can do. So let's start, students. See, students, we are going to start chapter number 9, carbon compounds. Can you recall what are the types of compounds? So there are two types of compounds, organic compounds and inorganic compounds. And we all know what organic compounds are. We know what organic compounds are. Initially, in those days, organic compounds were believed to be those compounds which could be obtained from organs. जो बॉडी ऑर्गन से निकलते, जैसे यूरिया वो यूरिनरी ब्लैडर से निकलता है, तो ऑर्गन से निकलता, तो यूरिया को ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाता था क्योंकि वो ऑर्गन से निकल रहा है. बट देयर वाज और बहुत सारे जो भी केमिकल कंपाउंड ऑर्गन से निकलता था, मिलता था, उसको ऑर्गेनिक बोलते थे. बट there was a scientist, chemist Wohler, WOHLER, Wohler. इन्होंने लेबोरेटरी में यूरिया बनाया, अमोनियम साइनेट यूज करके यूरिया बनाया. अब अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाया, अमोनियम साइनेट तो ऑर्गन नहीं है, उससे यूरिया मिला, तो यानी विदाउट ऑर्गन से हमको यूरिया मिल गया और यूरिया को ऑर्गेनिक बोलते थे. अब विदाउट ऑर्गन से मिला तो उसको ऑर्गेनिक कैसे बोलेंगे? तो फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनेशन ही चेंज कर दिया गया. अब नाउअडेज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम किनको बोलते हैं? those compounds which contain carbon and hydrogen together, in the same formula are called organic compounds. Those compounds which contain carbon and hydrogen together in the same formula are called organic compound. And the best example we can have is that of glucose, C6H12O6. This is our glucose.
ग्लूकोज के फॉर्मूला में देखो कार्बन भी है, C6 एटम्स है, हाइड्रोजन के 12 एटम्स है। सो कार्बन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट टुगेदर, दैट्स व्हाई ग्लूकोज क्या हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक यानी नॉन ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं, अब इसका डेफिनेशन नहीं लिखता हूं मैं, सिर्फ समझा देता हूं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें आइदर कार्बन प्रेजेंट रहेगा तो हाइड्रोजन नहीं रहेगा, या हम ऐसा लिख सकते हैं दोज कंपाउंड्स इन विच कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नॉट प्रेजेंट टुगेदर। दोज कंपाउंड्स इन विच कार्बन एंड हाइड्रोजन, हालांकि कंप्लीट डेफिनेशन नहीं बनती है, दोज कंपाउंड्स इन विच कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नॉट present or are not present together, या तो जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन में से कोई भी नहीं है, ना तो कार्बन है ना तो हाइड्रोजन है, या तो फिर कार्बन है तो हाइड्रोजन नहीं है, और हाइड्रोजन है तो कार्बन नहीं है। So those compounds in which carbon and hydrogen are not present, not a single one, neither कार्बन नॉर हाइड्रोजन, दोनों में से कोई भी प्रेजेंट नहीं है और दोनों एक साथ नहीं है। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये इनऑर्गेनिक है क्योंकि इसमें कार्बन भी नहीं है और हाइड्रोजन भी नहीं है। H2O वाटर, ये इनऑर्गेनिक है, इसमें हाइड्रोजन है बट कार्बन नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसमें कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, तो वाटर भी इनऑर्गेनिक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी इनऑर्गेनिक है, NaOH भी इनऑर्गेनिक है, और बहुत सारे कंपाउंड्स, लंबी लिस्ट बनाई जा सकती है इनऑर्गेनिक। अच्छा प्लांट्स देखो, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज करते हैं इनऑर्गेनिक, और वो ग्लूकोज बनाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो प्लांट्स इनऑर्गेनिक को लेकर के ऑर्गेनिक बनाते हैं। तो आई होप आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक समझ में आ गया। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स? सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। थोड़ा सा जूम किए देता हूं सो दैट यू कैन, हाँ या अब आपके लिए अच्छा हो गया। लेट्स नाउ सी नंबर 2, ऑब्जेक्ट्स इन एवरीडे यूज सच एज फूड स्टफ्स। रिमेंबर हमारे सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक लगभग बहुत सारी चीजें कार्बन से ही बनी है। ये चैप्टर का नाम कार्बन कंपाउंड्स क्यों है? अगर मैं आपसे पूछूं कि सोडियम के आप कितने कंपाउंड्स बता सकते हैं, तो आप क्या कहोगे? सर सोडियम से Na2CO3 बनता है, सोडियम कार्बोनेट, NaHCO3 बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaOH बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na2SO4 बनता है, सोडियम सल्फेट, और आप 8-10 नाम बता दोगे मुझे। लेकिन कार्बन से कितने बनते हैं? तो लाखों करोड़ों कंपाउंड्स बनते हैं, लाखों करोड़ों। यानी दुनिया में सबसे ज्यादा केमिकल्स, अगर कोई दुनिया में सबसे ज्यादा कंपाउंड्स अगर किसी ने बनाया है तो वो है कार्बन से बनी हुई है ना। फैन, कूलर, टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर, हमारी बॉडी के लगभग हर एक चीज, दुनिया की मैक्सिमम चीजों में कार्बन पाया जाता है। सिर्फ ग्लास को छोड़ दो, ग्लास और मिट्टी में बहुत कम कार्बन पाया जाता है, और एटमॉस्फेयर में भी कार्बन मतलब वैसे तो कम है। इसके अलावा बाकी सब चीजें जो है, और मेटल्स में, इनके अलावा लगभग सभी चीजों में कार्बन होता है। तो देखो इसीलिए कार्बन का स्पेशल चैप्टर है। बल्कि इनफैक्ट जो लोग बीएससी करने के बाद एमएससी केमिस्ट्री करना चाहते हैं, स्पेशलाइजेशन इन केमिस्ट्री, तो उनसे पूछा जाता है कौन सा केमिस्ट्री में और स्पेशलाइजेशन करना है, तो बहुत से मेजॉरिटी ऑफ द केमिस्ट्री लेक्चरर्स डू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं क्योंकि ये बहुत इजी होता है, कार्बन की ही स्टडी करना होता है। तो ये चैप्टर भी बहुत इजी है, हालांकि लेंथी चैप्टर है बट इजी है। लेट अस सी ऑब्जेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ, एवरीडे यूज सच एज फूड स्टफ्स। हम जो खाना खाते हैं वो कार्बन, उसमें कार्बन होता है। फाइबर, पेपर, मेडिसिन, वुड, फ्यूल्स etc. are made up of various compounds which constituent elements are present in these compounds. तो रिमेंबर हम जो खाना खाते हैं, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 बेसिक चीजें जनरली मिलेंगी। फाइबर्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, पेपर में कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मेडिसिन में मैक्सिमम जो भी मेडिसिन है उसमें आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिलेगा। वुड, लकड़े में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिलेगा। फ्यूल में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिलेगा। तो ये बहुत बेसिक इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है। To which group in the modern periodic table does the element carbon belong? So we have already studied periodic classification of elements chapter, and we know carbon belongs to group 14 of the periodic table.
राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 एंड 4 है। एटॉमिक नंबर यानी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कार्बन में कितने हैं, 6 है। और फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं कार्बन के, 2, और सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब थोड़ा इंट्रोडक्शन वगैरह एक्चुअली लाइन टू लाइन पढ़ाना है इसलिए, अदरवाइज मैं अपने मन से पढ़ा दिया रहता था। In the previous standards, we have seen that organic and inorganic compounds are the two very important types of compounds. ये ओनली इंट्रोडक्शन आप भी पढ़े तो समझ जाता, मैं ओनली पढ़ के सुनाता हूँ। एक्सेप्ट मटेरियल्स फैब्रिकेटेड फ्रॉम मेटल एंड ग्लास और सॉइल। अगर मेटल की चीजें छोड़ दी जाए, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर वगैरह, एंड ग्लास और सॉइल मिट्टी को छोड़ दिया जाए, तो सेवरल अदर मटेरियल्स फ्रॉम फूड स्टफ्स टू फ्यूल, खाने से लेकर फ्यूल तक, पेट्रोल डीजल तक, लगभग सभी चीजें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। द एसेंशियल एलिमेंट इन ऑल दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कार्बन। और कंपलसरी सब चीजों में इनमें कार्बन ही पाया जाता है। बस मेटल्स, ग्लास और सॉइल, ये तीन चीजों को छोड़ के दुनिया की हर चीज में कार्बन आपको मिल जाएगा। और इसका प्रूफ क्या है, किसी भी चीज को जला के देखो, जलने के बाद अगर काला बाकी रहेगा ब्लैक मटेरियल, समझ जाना इसमें कार्बन है। About 200 years back, it was believed that organic compounds are obtained directly or indirectly from organisms. जो ऑर्गन से मिलता था, ऑर्गेनिज्म से मिलता था, उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता था, प्लांट्स या एनिमल से मिलने वाले। However, after synthesis of the organic compound urea from an inorganic compound in the laboratory, the organic compounds received a new identity as carbon compounds. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनेशन चेंज हो गया, मैंने आपको जैसे थोड़ी देर पहले बताया। All the compounds having carbon as a constituent elements are called as organic compounds. जिनमें भी कार्बन पाया जाता है, रिमेंबर साथ में हाइड्रोजन भी, उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। द कंपाउंड्स कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बाइड सॉल्ट्स, कार्बोनेट सॉल्ट, कार्बोनेट यानी जिनमें CO3 होता है, बाइकार्बोनेट जैसे HCO3 वाले, NaHCO3 वाले, ये सब एक्सेप्शन है, ये इनऑर्गेनिक है क्योंकि इनमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं है। अब bonds in carbon compounds. You have learnt and forgotten about the ionic compounds in the previous chapter. You have seen that ionic compounds have high melting and boiling points and they conduct electricity in the molten and dissolved state. You have also seen that these properties of ionic compounds are explained on the basis of ionic bonds in them. So table दिया है यहाँ, वो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट शो करता है। तो आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। रिमेंबर आयनिक कंपाउंड्स के बारे में चैप्टर नंबर 8 में दिया है स्टूडेंट्स। हालांकि हियर वी शुड नॉट स्टडी आयनिक कंपाउंड्स क्योंकि ये चैप्टर कार्बन का, इसमें बेसिकली हमको कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स पढ़ना है। बट स्टिल फॉर योर नॉलेज आई विल एक्सप्लेन व्हाट आयनिक कंपाउंड्स आर। हमने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ लिया है कि कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस व्हिच होल्ड्स देम टुगेदर इज एन आयनिक बॉन्ड। ये देखो सोडियम का फ्रॉम द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वी नो सोडियम का एटॉमिक नंबर इज 11, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281। ठीक है, इफ आई ड्रॉ अ सोडियम एटम इट विल बी लाइक दिस। फर्स्ट ऑर्बिट हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स है एंड द आउटर मोस्ट ऑर्बिट हैज 1 इलेक्ट्रॉन। ये सोडियम का एटम है। ठीक है, इसके पास प्रोटॉन्स कितने हैं, तो 11 प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, 11 प्रोटॉन्स है। और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो 11 इलेक्ट्रॉन्स है अभी इसके पास। एज एन एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जितने पॉजिटिव प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इधर देखो दूसरा क्लोरीन डी बनाते हैं हम। क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन्स होते हैं उसके न्यूक्लियस में। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकेंड ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स है क्योंकि हमको मालूम है कैपेसिटी ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स इज, सेकेंड ऑर्बिट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स है क्लोरीन के पास। ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17। एटॉमिक नंबर यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कैसा है, फर्स्ट ऑर्बिट में फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकंड ऑर्बिट में 8 है एंड थर्ड ऑर्बिट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन। तो ये हुआ क्लोरीन। क्लोरीन के पास प्रोटॉन्स कितने हैं, 17 है और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वो भी 17 है। इस तरह वो भी क्या हुआ, न्यूट्रल हो गया। अब एक रूल है जिसको हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल, इस रूल के हिसाब से
हाइड्रोजन हीलियम के अलावा मैक्सिमम जो एलिमेंट्स है दुनिया के, वो चाहते हैं कि उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, सबसे बाहर के गोले में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। और वो 8 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए वो किसी से इलेक्ट्रॉन देते हैं, लेते हैं, शेयर करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वो 8 इलेक्ट्रॉन्स करना चाहते हैं। अब सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 है। ठीक है, कितने और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उसको? तो इट नीड्स 7 मोर इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी थर्ड ऑर्बिट में उसके 1 इलेक्ट्रॉन है, चाहिए कितने? 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। एंड रिमेंबर 7 इलेक्ट्रॉन्स जनरली नहीं मिलते, 7 इलेक्ट्रॉन्स नहीं ले सकता कोई एटम नॉर्मली। तो नॉर्मली क्या यानी एकदम रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस वैनेडियम वगैरह को छोड़ दिया जाए तो ये इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलते, तो अब ये क्या करेगा? मजबूर हो गया बेचारा, लाचार हो गया। तो सोडियम क्या करता? अपना 1 इलेक्ट्रॉन उल्टा डोनेट कर देता है, दान कर देता है। और क्लोरीन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सोडियम अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा। सोडियम का समझो ये था इलेक्ट्रॉन रेड वाला, अब उसने ये किसको दे दिया? क्लोरीन को दे दिया। तो यहाँ सोडियम के पास देखो फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड में 8 और थर्ड में 1 था। ये 1 इलेक्ट्रॉन इसने क्लोरीन को दे दिया रेड वाला, तो अब यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा तो ऑर्बिट भी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जिस रास्ते से इलेक्ट्रॉन गोल घूमता है उसी को ऑर्बिट बोलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को घूमने का रास्ता ही भी नहीं रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहा। नाउ दिस 1 इलेक्ट्रॉन इज गॉन। प्रोटॉन्स तो डोनेट नहीं होते ऐसे केमिकल रिएक्शन में, तो अब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे? 10। तो सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या प्रोटॉन ज्यादा है? तो प्रोटॉन्स 11 है और इलेक्ट्रॉन्स ओनली 10 है। तो प्रोटॉन ज्यादा है, कितना प्रोटॉन ज्यादा है? 1 प्रोटॉन। तो इस पर 1 पॉजिटिव चार्ज देके बताते हैं हम। अब ये बन गया सोडियम आयन, जिसको हम पॉजिटिव आयन या कटायन कहते हैं। एकदम ये बेसिक नॉलेज है स्टूडेंट्स, आपको ऑलरेडी मालूम है, बचपन में पढ़े आपने। दिस इज कटायन, पॉजिटिव आयन या कटायन हम इसको कहते हैं। और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो अब प्रोटॉन्स तो बराबर है लेकिन इलेक्ट्रॉन 1 बढ़ गया, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए उसके पास, है ना। यहाँ 7 थे तो अब यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सोडियम का क्या भला हुआ इलेक्ट्रॉन देकर? तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन्स होगा। ये ऑर्बिट आउटर मोस्ट बन गया। और कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये ऑक्टेट पूरा हो गया, सोडियम का ऑक्टेट पूरा हो गया। इट इज सेटिस्फाइड, ये स्टेबल बन गया। अब ये किसी से केमिकल रिएक्शन नहीं करना चाहता, इसका जीवन सफल हो गया, इसको मोक्ष प्राप्त हो गया। ठीक है। और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन मिलने से क्लोरीन के भी थर्ड ऑर्बिट यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, उसको भी मोक्ष प्राप्त हो गया, उसका भी जिंदगी सफल हो गई, उसका भी सब पूरे अरकान अदा हो गए उसके, समझो। तो ये भी क्या करेगा? ये अच्छा, लेकिन क्लोरीन पर एक नेगेटिव आयन आ जाएगा, वो क्लोराइड आयन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। और हम बचपन से पढ़ रहे, विलियम गिलबर्ट नाम के साइंटिस्ट ने बताया था सबसे पहले, जो क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट का एक पर्सनल प्राइवेट डॉक्टर था, मेडिकल डॉक्टर, उन्होंने बताया कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो सोडियम Na पॉजिटिव आयन एंड क्लोराइड Cl नेगेटिव आयन के बीच में आपस में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, इसको हम नेगेटिव आयन बोलते हैं, क्लोराइड आयन को नेगेटिव आयन, जिस पर भी चार्ज हो हम आयन बोलते हैं उसको, चाहे सिंगल डबल कुछ भी चार्ज हो। क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लिया क्लोरीन ने तो 1 नेगेटिव आयन है, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, और जो इलेक्ट्रॉन देता है वो दान धर्म करता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है भिखारीपन करता है उसमें नेगेटिव साइन आता है। तो ऐसे हम याद रख लेते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन लिए और दिए तो इसलिए इनकी वैलेंसी भी 1 हुई 1 1। और ये देखो क्लोराइड, इसको हम एनायन भी कहते हैं। एक्चुअली एन आयन का मतलब होता है नॉट आयन, वो आयन नहीं है ऐसा मतलब होता है, लेकिन सच में वो आयन है। तो Na और Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में एक बॉन्ड बन गया, एक अट्रैक्शन आ गया। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। ये होगा एक आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में अट्रैक्शन है, तो इसको आयनिक बॉन्ड। मैंने सिंपल बताया। Mg2 पॉजिटिव बनाता है, और कोई 2 नेगेटिव, डबल नेगेटिव, ट्रिपल नेगेटिव वाले भी आयंस होते हैं। कोई नेगेटिव आयन पे 3 नेगेटिव आयन नेगेटिव साइंस होते हैं, किसी पे 2 नेगेटिव साइंस हो सकते हैं, किसी पे 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव साइंस हो सकते हैं। हमने एकदम बढ़िया वाला एग्जांपल पढ़ा है आयनिक बॉन्ड, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में बॉन्ड है। बॉन्ड यानी एग्रीमेंट, बंधन, और इसी को हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी बोला जाता है। एन आयनिक बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड एन इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। तो ये आयनिक बॉन्ड है। और रिमेंबर, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली वेरी हाई होता है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इतना एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं मजबूती से कि इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत सारी हीट एनर्जी देना पड़ता है। इसीलिए NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कुछ बुक्स में 800 डिग्री सेल्सियस दिया होता है, कुछ बुक्स में 801 डिग्री सेल्सियस होता है। अपनी बुक में आई डोंट
अपनी बुक में पता नहीं कहीं दिया होगा, मेरे ध्यान में नहीं फिलहाल में, बट मैंने अदर मेरे रेफरेंसेस में है कि 800 या 801 डिग्री सेल्सियस, और ये रही ट्रू वैल्यू है, तो 801 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है। इतना हाई टेम्परेचर, तवे पर नमक रखो कॉमन सॉल्ट और देखो कितना देर के बाद पिघलता है। तो ये हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्यों है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस है, इसलिए। ठीक है, और ये जो है NaCl, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनको पानी में डाल दो, वाटर में, आयनिक कंपाउंड्स को वाटर में डाल दो, तो जल्दी से वो जो है वो डिसोसिएट हो जाते हैं, यानी वो दूर दूर हो जाते हैं। जैसे NaCl को आप पानी में डाल दो, दिस इज Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, इनके बीच में जो डिस्टेंस रहता, रिमेंबर ये चार्जेस कभी न्यूट्रलाइज नहीं होते, ये चार्जेस कभी कैंसिल नहीं होते, वो ऐसे रहते, इनके बीच में हमेशा कुछ ना कुछ डिस्टेंस बना रहता है। दैट डिस्टेंस आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, याद मत रखना, बुक में नहीं दिया। 240 पिकोमीटर ये डिस्टेंस होता है, नॉर्मल डिस्टेंस। इतना डिस्टेंस हमेशा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन के बीच में हमेशा नॉर्मली रहता है, लेकिन जब पानी में डाल दो तो Na पॉजिटिव दूर भाग जाता है, ये डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है, Na पॉजिटिव कहीं और भाग जाता, Cl नेगेटिव कहीं और भाग जाता। क्यों? क्योंकि वाटर जो है, हमको मालूम है वाटर क्या है, H2O है, यानी उसमें H है और O है, तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव ले रहा, हाइड्रोजन पॉजिटिव ले रहा, और अगर पूरा नहीं ले रहा तो पार्शियल पॉजिटिव रह रहा है, पार्शियल नेगेटिव रह रहा है। तो हाइड्रोजन जो है उसमें H पॉजिटिव और O नेगेटिव है, तो O जो नेगेटिव है वो Na को बोलता है पॉजिटिव को इधर आ, और H जो पॉजिटिव है Cl को बोलता है इधर आ, और उनकी दोस्ती को तोड़ देते, Na और Cl के बीच के बॉन्ड को वो दूर करवा देते, उनके बीच के अट्रैक्शन को कम कर देते। इसीलिए जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, यानी जो आयनिक कंपाउंड नमक पानी में डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है, आयनिक कंपाउंड्स इजीली वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते नहीं बोलना चाहिए। आयोनाइज होने का मतलब है आयंस बनना, फॉर्मेशन ऑफ आयंस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन, सेपरेशन ऑफ आयंस इज कॉल्ड डिसोसिएशन। तो ये आयंस हमेशा आयनिक फॉर्म में रहते हैं, आयंस ही बने रहते हैं, सिर्फ वो पानी में डालने पर दूर सरक जाते हैं तो डिसोसिएट होते हैं। एंड रिमेंबर, जो डिसोसिएट होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी रहते हैं। अगर इसमें मैं एक 2 वायर्स डाल दूं और बैटरी से कनेक्ट कर दूं, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, स्विच लगा दूं, बल्ब लगा दूं, तो जैसे मैं स्विच ऑन कर दूंगा तो व्हाट विल हैपन, कन्वेंशनल डायरेक्शन से पॉजिटिव करंट इधर आएगा, एंड जैसे इसमें करंट आएगा तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में से करंट फ्लो होगा, और अगर मैं यहाँ बल्ब लगा देता हूँ तो बल्ब ग्लो होगा, द बल्ब विल ग्लो। ये सब हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड ऑल दीस थिंग्स। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो ये जो पॉजिटिव वायर, जो पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है, इसको हम एनोड बोलते हैं, बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है ये एनोड, और एनोड के पास कौन जाएगा तो Cl नेगेटिव आयन जाएगा, क्योंकि नेगेटिव आयन है, और बैटरी का ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, वो Cl नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। और ये जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जो वायर कनेक्ट कर दिया हमने, इस वायर को, इस इलेक्ट्रोड को, इस रॉड को हम कैथोड बोलते हैं। कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, और ये Na पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, और एनोड जो है वो Cl नेगेटिव को। तो एनोड पर हमको क्लोरीन गैस के बबल्स दिखाई देते हैं, और एनोड पर बबल्स दिखाई देंगे, और कैथोड पर जो है वो Na पॉजिटिव यानी सोडियम जो है वो मेटेलिक फॉर्म में वहां जमा होगा। ये सब हालांकि हमारा भी टॉपिक नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। So you have learnt about the ionic compounds in the previous chapter. You have seen that ionic compounds have high melting and boiling points. याद रखना, ये डिवीजन पूछा है नामनिक डाइजेस्ट में, क्यों है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट? क्योंकि सीबीएसई में भी ये ओसवाल में और एवरग्रीन में और प्रदीप में बहुत जगह पूछा हुआ है कि इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन एंड डिसॉल्व्ड स्टेट। और अगर NaCl को मेल्ट करवा दिया जाए 801 डिग्री सेल्सियस पर, और फिर उसमें 2 वायर्स डाल के प्लग लगा के चालू किया जाए बल्ब, तो बल्ब चालू होगा। मोल्टन स्टेट में, लिक्विड स्टेट में NaCl गुड कंडक्टर है, और NaCl का अगर पानी में सॉल्यूशन बनाया जाए तो भी NaCl का सॉल्यूशन गुड कंडक्टर है। बट रिमेंबर, सॉलिड NaCl में से करंट फ्लो नहीं होता, क्योंकि आयंस थोड़ी कंकर थोड़ी इधर उधर भागेंगे सॉलिड NaCl के। So you have also seen that these properties of ionic compounds are explained on the basis of ionic bonds in them. Table 9.1 shows the melting and boiling points of a few carbon compounds. Are these values higher or lower as compared to ionic compounds? तो देखो यहाँ वैसे तो ऑलरेडी आपको शो कर चुका हूँ,
सी द कार्बन कंपाउंड्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स देखो. मीथेन मेल्टिंग पॉइंट -183 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग -162 डिग्री सेल्सियस. एथेनॉल दारू, अल्कोहल, इथिल अल्कोहल -117 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस ओनली. क्लोरोफॉर्म बेहोश करने का -64 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट 61 डिग्री सेल्सियस. एसिटिक एसिड जो विनेगर में 5 to 8% मिला होता है वाटर में, 17 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट. बीपी उसका 118. यानी अगर हम देखें तो पता ये चलता है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं. कोवेलेंट कंपाउंड्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो कम होते हैं. तो लेट अस उसके आगे क्या दिया देखो. Generally, the melting and boiling points of carbon compounds are found to be lower than 300 degrees Celsius. For this, we understood that intermolecular attractive forces are weak in carbon compounds. तो कार्बन कंपाउंड्स में आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो वीक रहता है, यानी बॉन्ड जो है वो वीक रहता है. एंड रिमेंबर, कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो आयनिक बॉन्ड से वीकर होता है. कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है तो ये मैं आगे समझाऊंगा आपको. In the previous standard on testing the electrical conductivity of carbon compounds, glucose and urea, you have observed that they are not electrical conductors. आपको मालूम है कि अगर ये बीकर में NaCl सॉल्यूशन की जगह या मोल्टन NaCl की जगह अगर मैं ग्लूकोज सॉल्यूशन डाल दूं, शक्कर और पानी का शरबत बना के डाल दूं, तो करंट फ्लो नहीं होगा, बल्ब ग्लो नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ग्लूकोज और यूरिया बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, उनमें से करंट फ्लो नहीं होता, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है वो. Generally, most of the carbon compounds are found to be bad conductors of electricity. और ज्यादातर जो compounds है कार्बन से बने हुए वो organic compounds इलेक्ट्रिसिटी के bad conductors है. From it, we understand that the structures of most of the carbon compounds lack ionic bonds. इससे पता चला कि कार्बन generally ionic bond नहीं बनाता है, वो covalent bond बनाना पसंद करता है. अब covalent bond क्या होता है फिर से मैं कह रहा हूँ, आगे आएगा समझाऊंगा मैं. It means that the chemical bonds in carbon compounds do not produce ions. अब यहाँ एक छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए. व्हाट इज, कैन यू टेल, पेज नंबर 110 पर, व्हाट इज मेंट बाय अ केमिकल बॉन्ड. So the force of attraction which holds the atoms and ions together is called a chemical bond. Chemical bond है ना आपस में force of attraction. What is the number of chemical bonds that an atom of an element forms called? हाँ, तो कितने बॉन्ड्स बना सकता है उसको क्या कहते हैं. तो कितने बॉन्ड्स बना सकता है हम उसको जनरली वैलेंसी भी कहते हैं, और जितने ज्यादा बॉन्ड्स बनाकर वो जितना लंबी चेन बना सकता है उसको कैटेनेशन पावर बोलते हैं. लेकिन कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाता है जनरली हम, जैसे कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता तो हम कहते हैं कार्बन की वैलेंसी 4 है. मैं आगे समझाऊंगा आपको कैसे. व्हाट आर द टू इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स. तो एक होता है आयनिक बॉन्ड जो मैंने आपको समझा दिया, और दूसरा होता है कोवेलेंट बॉन्ड. तो कोवेलेंट बॉन्ड में आपको समझाता हूं, लेकिन उससे पहले हमको ये देखना है कि कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता क्यों है, वो आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता. तो लेट्स कम टू पेज नंबर 111111. In the previous standards, you have learned and forgotten about the relationship between electronic configuration and valency of an element, and also about the ionic and covalent bonds. Let us see at the background of electronic configuration of carbon and the covalent bonds formed. तो let's see. अब मैं आपको ये समझाता हूं कि कार्बन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता. इसके पीछे की कहानी हम देखेंगे. तो सी स्टूडेंट्स, कार्बन जो है आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता. सबसे पहले कार्बन के बारे में बैकग्राउंड जान लेते हैं. रिमेंबर, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है. एटॉमिक नंबर यानी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 4 है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिट्स. कार्बन के पास कितने प्रोटॉन्स हैं? 6 प्रोटॉन्स है. एंड रिमेंबर, हम कार्बन के दूसरे आइसोटोप की बात नहीं कर रहे, हम जो ज्यादा अवेलेबल है अर्थ पर हमारे लिए, उस कार्बन की बात कर रहे हैं हम. ये कार्बन के फर्स्ट ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एंड इन द सेकंड ऑर्बिट सी 1 2 3 and 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं.
कार्बन के सेकंड ऑर्बिट में देर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, प्रोटॉन्स का चार्ज पॉजिटिव होता है, ये सबको मालूम है। अब कार्बन की एक इच्छा है। आपने इनर्ट गैसेस के बारे में तो सुना होगा, मैंने आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में बताया है इनर्ट गैसेस क्या होते हैं। 9th में आपने पढ़ा था इनर्शिया क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो जो चीज एक जगह रुकी वो रुकी ही रहना चाहती है, आलसीपन। इनर्शिया को हम इजी लैंग्वेज में आलसीपन कहते हैं। तो इनर्ट गैसेस जो होती है वो लेजी गैसेस होती है, वो किसी को इलेक्ट्रॉन देना भी नहीं चाहती, किसी से इलेक्ट्रॉन लेना भी नहीं चाहती, शेयर भी नहीं करना चाहती है, और वो केमिकल रिएक्शन भी नहीं करना चाहती है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे इनर्ट गैस है, एक इनर्ट गैस है जिसका नाम है हीलियम, जो सन पर बहुत ज्यादा पाई जाती है, इसलिए उसका नाम है हीलियम। हीलियो यानी सन होता है। तो हीलियम गैस का एटॉमिक नंबर जो है वो है 2, यानी हीलियम के पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और फर्स्ट ऑर्बिट में हीलियम के देयर आर 2, ये न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स है, और फर्स्ट ऑर्बिट में देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स। और आपको वैसे भी मालूम है कि नील्स बोर के फॉर्मूला के हिसाब से, 2n² फॉर्मूला के हिसाब से, 2n² जो आपने बचपन में पढ़ा है, उस फॉर्मूला के हिसाब से फर्स्ट ऑर्बिट की कैपेसिटी वैसे भी 2 ही इलेक्ट्रॉन्स की, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसमें नहीं रह सकते। तो हीलियम के फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसके पास पैसा, बंगला, गाड़ी, मां सब कुछ है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके फर्स्ट ऑर्बिट में है। अब उसको कोई इलेक्ट्रॉन किसी को देने लेने किसी की कोई जरूरत नहीं है, तो वो सेल्फ सफिशिएंट खुद को समझता है, इनर्ट हो गया, वो किसी से रिएक्शन ही नहीं करता। बोलता मुझे किसी को इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत नहीं, किसी से लेने की जरूरत नहीं, मेरे पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स है। और इधर देखा जाए दूसरा एक नियॉन गैस है, वो उस समय न्यूली डिस्कवर्ड थी इसलिए उसको नियॉन बोलते थे। ये नियॉन गैस जो बल्ब्स वगैरह में यूज की जाती है, तो नियॉन गैस जो है ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो है 2 and 8। फर्स्ट ऑर्बिट में, इन द फर्स्ट ऑर्बिट देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, and in the second orbit 1 2 3 4 5 6 7 8, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। और ऑक्टेट रूल के हिसाब से वैसे भी जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए वो स्टेबल बन जाता है, वो बैलेंस हो जाता है, वो किसी से केमिकल रिएक्शन नहीं करना चाहता, ना किसी को इलेक्ट्रॉन देगा, ना किसी से इलेक्ट्रॉन छीनेगा, ना किसी से शेयर करेगा, कुछ भी नहीं। वो उसको मोक्ष प्राप्त हो गया, उसके सब अरकान अदा हो गए, अब वो कुछ भी नहीं करेगा, केमिकल रिएक्शन नहीं करेगा नॉर्मल टेम्परेचर पर। तो इसी तरह कार्बन भी चाहता है कि काश मेरा जीवन भी हीलियम जैसा बन जाता, नहीं हीलियम जैसा बनता तो नियॉन जैसा बन जाता, काश मैं भी इनर्ट बन जाता, काश मुझे भी किसी से इलेक्ट्रॉन लेने देने की कोई जरूरत ना पड़े, बस एक बार किसी से इलेक्ट्रॉन या तो ले लूं या तो इलेक्ट्रॉन दे दूं और फिर मैं भी वैसा बन जाऊं। तो इसलिए कार्बन चाहता है कि अगर मैं, पहले अपन देख लेते कार्बन इलेक्ट्रॉन देने की बात कर लेते हैं, कि अगर कार्बन अपने ये 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है सेकेंड ऑर्बिट के, अगर इफ कार्बन डोनेट्स these 4 electrons from its second shell outermost orbit, then what will happen? This orbit will not exist. अगर कार्बन ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता तो ये ऑर्बिट ही नहीं एग्जिस्ट होगा, और जब ये ऑर्बिट ही नहीं रहेगा तो कार्बन के पास फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, वो हीलियम जैसा बन जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, इनर्ट बन जाएगा। अब उसको केमिकल रिएक्शन कभी नहीं करना पड़ेगा, है ना, किसी से इलेक्ट्रॉन लेना देना कुछ नहीं करना होगा। तो कार्बन चाहता है ये 4 इलेक्ट्रॉन्स मैं डोनेट कर दूं, ठीक है। और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, गोल गोल घूमते रहते हैं, है ना, वो रोटेशन करते रहते, गोल गोल रेवोल्यूशन करते रहते, न्यूक्लियस के अराउंड गोल गोल घूमते रहते हैं। तो कार्बन चाहता है इनको डोनेट करवा दूं चारों को। कैसे करवाए, लेकिन डू यू नो, जब ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं तो ये प्रोटॉन्स जो है इनको पकड़ के रख रहे हैं, इनमें बाइंडिंग एनर्जी है, वो बांध के रख रहा है। ये प्रोटॉन जो है ये चारों इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और ये इलेक्ट्रॉन भाग नहीं पा रहे, गोल घूमते रहेंगे। सेंट्रीपेटल फोर्स जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में वो उनको भागने नहीं देता है, हालांकि इलेक्ट्रॉन्स गोल घूम रहे। अगर इलेक्ट्रॉन के गोल घूमने की स्पीड बढ़ जाती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन भाग जाएंगे। ग्रेविटेशन चैप्टर में मैंने पढ़ा दिया आपको सेंट्रीपेटल फ्यूगल वगैरह सब, बस इस चैप्टर में एग्जाम वैसा बुक में कुछ दिया नहीं है, याद मत रखना। हम चाहते कि कार्बन चाहते थे 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाता, वो क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए उसको चाहिए एनर्जी, मान लो हीट एनर्जी, हमने हीट एनर्जी दे दी, कार्बन को गर्म कर दिए, तो हीट एनर्जी मिल गई तो इलेक्ट्रॉन और फास्ट भागेगा, डोनेट हो जाएगा, टेंजेंशियल पाथ फॉलो करके निकल जाएगा ऑर्बिट छोड़ के। मान लो ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट छोड़ के यहाँ भाग गया, निकल गया, न्यूक्लियस के चंगुल से छूट गया, अब न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, भाग गया, तो अब
कार्बन पे चार्ज क्या आ जाएगा, C पॉजिटिव, कार्बन सिंगल पॉजिटिव बन गया, आयन बन गया वो। अगर ऐसा होता तो कार्बन C1 पॉजिटिव आयन बन जाता, है ना। लेकिन ये बहुत मुश्किल चीज है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देकर ऐसा भगाना इज नॉट वेरी इजी इन केस ऑफ कार्बन। क्यों, कार्बन में दो ही तो ऑर्बिट से, एक छोटा सा तो एटम है वो, दो ही ऑर्बिट से, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट का डिस्टेंस बहुत नजदीक है, तो ये प्रोटॉन ही इलेक्ट्रॉन्स को बहुत कस के पकड़ के रखता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है उसका। फिर भी मान लो हमने इसको डोनेट करवा दिया, अब इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करवाने के लिए, सेकंड इलेक्ट्रॉन को डोनेट करवाने के लिए वी नीड इवन ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी, हमको और ज्यादा एनर्जी चाहिए। क्यों, क्योंकि 6 प्रोटॉन्स है और सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ कर रखे, प्रोटॉन्स 6 है, अब इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे, 5, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो भाग गया, ये फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 और ये 3, तो 6 प्रोटॉन्स कैन होल्ड 5 इलेक्ट्रॉन्स वेरी टाइटली, so it becomes even more difficult to donate this electron। ये इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन के चंगुल से मुक्त कराने और ज्यादा एनर्जी चाहिए। मान लो हमने फिर भी इसको बहुत एनर्जी दी, बहुत हीट, बहुत गर्म कर दिया हमने कार्बन को, ये इलेक्ट्रॉन भी भाग गया समझो। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, तो कार्बन पे डबल पॉजिटिव आयन आ जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन के आपको मालूम है, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि क्या होगा, 6 पॉजिटिव चार्ज और 4 नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या रहता है, नेगेटिव, तो 4 नेगेटिव चार्जेस है और 6 पॉजिटिव है ना। 6 पॉजिटिव प्रोटॉन्स है एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे, अब 2 तो गए काम से, ये 2, पहले क्या था, 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव था, अब 4 नेगेटिव है ओनली, तो 2 पॉजिटिव एक्स्ट्रा है, तो हम यहाँ 2 पॉजिटिव लगा रहे हैं। अब क्या होगा, 6 प्रोटॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा मजबूत पकड़ के रखेंगे, और ज्यादा मजबूत पकड़ के रखेंगे, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि इसको, ये वाले इलेक्ट्रॉन को डोनेट करवाना और मुश्किल है। अगर आपने इसको और हीट एनर्जी दे दी है या लाइट एनर्जी दे दी है, बहुत और एनर्जी दे दी है, तो ये इसको भगाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। हालांकि वो एनर्जी देना इतनी पॉसिबल नहीं है। मान लो सपना देख लेते कि उसने, हमने इतना इलेक्ट्रॉन दे दिया उसको, सॉरी हमने उतनी एनर्जी दे दी, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गया, तो अब इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे, ओनली 3, और 6 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, तो ये C3 पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब 6 पॉजिटिव चार्जेस प्रोटॉन्स और ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स, ये तो मजबूत, ये तो और पक्का मजबूत बन जाएगा, और उसको डोनेट कर पाना बहुत मुश्किल, नामुमकिन के बराबर है। लेकिन चलो फिर से एक सपने की दुनिया में चले जाते हैं, मान लो हमने इसको ढेर सारी एनर्जी दी, कार्बन को जला के खाक कर दिया हमने, हालांकि एटम, चलो ठीक है, और फिर क्या होगा, इसको एनर्जी दिए थे, ये भी भाग गया ऑर्बिट छोड़ के, न्यूक्लियस के चंगुल से, सॉरी पॉजिटिव चार्ज के चंगुल से, ये भी भाग गया। अब क्या हुआ, तो ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे और ये पॉजिटिव बन गया। क्या ऐसा बनना पॉसिबल है? अगर पहली बात तो इतनी एनर्जी हम दे ही नहीं सकते कि चारों इलेक्ट्रॉन को डोनेट करवा सके, और अगर मान लो किसी ने दे भी दिया तो 6 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन की ताकत इतनी ज्यादा हो गई कि इलेक्ट्रॉन को पचक करके खींच लेगा, एटम ही खत्म हो जाएगा। लेकिन लॉ कहता है कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एटम्स कभी क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं होते, जॉन डाल्टन ने बोला था आपको 9th स्टैंडर्ड में। तो अगर मान लो ऐसा होता तो ये 6 प्रोटॉन 6 पॉजिटिव चार्जेस और 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसे कच करके खींच लेते थे न्यूक्लियस में, और एटम ही खत्म हो जाता था। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करवाना पॉसिबल नहीं है, और कार्बन का ये सपना अधूरा रह जाएगा। कार्बन कभी हीलियम जैसा नहीं बन सकता। कार्बन अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करवा के कभी भी हीलियम की तरह नहीं बन सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 4 कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिया, 6 प्रोटॉन्स है और 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और वो ऐसे ही रह गया। हीलियम में 2 प्रोटॉन्स है 2 इलेक्ट्रॉन्स है, वो तो बैलेंस्ड हो गया। यहाँ ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये एक चीज हो गई कि कार्बन C4 पॉजिटिव आयन नहीं बना सकता, यानी कार्बन का जो सपना है हीलियम जैसा बनने का, ये उसका सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। तो कार्बन बोलता ठीक है, ये सपना पूरा नहीं हो सकता तो मैं दूसरा सपना देखूंगा, मैं नियॉन जैसा बनना चाहूंगा। तो लेट अस सी नियॉन जैसा बनने के लिए क्या करता है वो, लेट अस सी। अब कार्बन देखते हैं नियॉन जैसा बनना चाहता है, तो व्हाट विल हैपन, these are the 6 protons in the carbon nucleus and in the first orbit ये कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स, और सेकेंड ऑर्बिट में ये 1 2 3 and 4। वी नो कार्बन का एटॉमिक नंबर इज 6 एंड कॉन्फ़िगरेशन इज 2 and 4। उसके पास 6 प्रोटॉन्स है और 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो न्यूट्रॉन्स की बात अभी नहीं करते हम। तो
अब इसके फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2, सेकंड ऑर्बिट में कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स है 4। अब वो चाहता है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं गेन कर लेता हूँ, ले लेता हूँ किसी से, तो क्या होगा, अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लिया तो फिर मैं क्या बन जाऊंगा, नियॉन की तरह बन जाऊंगा, मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और फिर मैं किसी से केमिकल रिएक्शन करना बंद कर दूंगा, मेरा जीवन सफल हो जाएगा, मैं रिटायर हो जाऊंगा। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? मान लो अगर कार्बन किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ये ब्लैक वाला इलेक्ट्रॉन ले लिया उसने किसी से, कार्बन ने ब्लैक वाला इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया, तो क्या हुआ, 6 प्रोटॉन्स और 7 इलेक्ट्रॉन्स टोटल, फर्स्ट ऑर्बिट के 2 और ये 4 थे और ये 5वां आ गया, तो 6 प्रोटॉन्स 7 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखना मुश्किल चीज है। एंड रिमेंबर, किसी को पकड़ के रखना, अगर ये रुके हुए रहते थे चार्जेस तो एक अलग बात होती थी, अलग क्या हो तो और अट्रैक्ट हो जाते थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है, ये वाला भी इलेक्ट्रॉन, और गोल घूमती हुई चीज को पकड़ के रखना मुश्किल होता है। आप एक रस्सी से पत्थर बांधो और गोल 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 घुमाओ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो पत्थर को बाहर खींचता है और आपको बहुत ताकत लगा के पकड़ना पड़ता है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर दिस प्रोटॉन टू होल्ड दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। मान लो फिर भी पॉसिबल हो गया, एक इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया तो C नेगेटिव आयन बन गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करने से नेगेटिव चार्ज आता है, आपको मैं समझा दिया थोड़ी देर पहले। फिर मान लो एक और इलेक्ट्रॉन ले लेता है वो, तो C डबल नेगेटिव बन जाएगा, लेकिन प्रोटॉन के लिए मुश्किल हो जाएगा इसको पकड़ पाना, है ना। फिर और एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, समझो एक और इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो क्या हो जाएगा, C4 नेगेटिव आयन बन जाएगा, C4 नेगेटिव आयन बन जाएगा। लेकिन will it be possible for the proton to hold all these electrons together and the electrons which are orbiting around the positively charged nucleus? ये इलेक्ट्रॉन जो गोल 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 घूम रहे हैं, उनको 6 प्रोटॉन्स भी इतना दम नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि वो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को मजबूती से पकड़ कर रख सके। तो इसके कारण क्या होता है, इसके कारण होता ये है कि वो पूरे इलेक्ट्रॉन फिर से ऑर्बिट छोड़कर भाग जाएंगे, यानी कार्बन जो है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस यानी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन उसका नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी अब वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है किसी को नहीं दे सकता, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स है, वो 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये 5वें आने वाले इलेक्ट्रॉन को और रिपेल करते हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्जेस रिपेल करते हैं। अब 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो 6th वाले इलेक्ट्रॉन को आने से रिपेल करेंगे, 7th वाले को रिपेल करेंगे, 8th को रिपेल करेंगे, यानी जो पहले के 4 इलेक्ट्रॉन्स है रेड वाले, ये वाले, ये 5वें 5th 6th 7th 8th आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को और वो रिपेल करते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो इस तरह हम एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाना चाहेंगे, यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी, 5वां इलेक्ट्रॉन देने के लिए भी बहुत एनर्जी चाहिए, क्योंकि वो आने ही नहीं देते, ये 4 इलेक्ट्रॉन जो 5वें इलेक्ट्रॉन को आने ही नहीं देंगे, वो रिपेल करेंगे। आने दिए अगर 5वें को तो 5 मिलके 6th वाले को नहीं आने देंगे, 6th वाला आ गया तो 7th वाले को नहीं आने देंगे, यानी हर बार हमको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, एंड इट बिकम्स मोर एंड मोर डिफिकल्ट टू पुट इलेक्ट्रॉन्स इनटू ऑर्बिट। एंड अगर ऐसा हो भी गया तो अल्टीमेटली एक प्रॉब्लम ये आ जाती कि इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द प्रोटॉन 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड इट, एंड दैट्स व्हाई this possibility also is an impossible dream। इसलिए कार्बन C4 पॉजिटिव आयन भी नहीं बना सकता, तो C4 पॉजिटिव और C4 नेगेटिव दोनों आयन्स बनाना कार्बन के लिए पॉसिबल नहीं है। उसका जो सपना था कि मैं हीलियम जैसे बन जाऊं या नियॉन जैसे बन जाऊं, वो पॉसिबल कभी नहीं हो सकता। अब उसके पास एक ही ऑप्शन बचा है, क्या, अपना शेयरिट ऑन करे और इलेक्ट्रॉन्स शेयर करे। तो देखो इलेक्ट्रॉन शेयर कैसे करता है, ये मेरे ख्याल से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, आपके लिए ओवरडोज हो जाएगा। वी विल स्टॉप हियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की कहानी हम कंटिन्यू करेंगे। तो अपना एम पूरा नहीं हुआ जितना टारगेट था, लेकिन हम स्लो एंड स्टेडीली आगे बढ़ेंगे एंड कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको सब कुछ समझा होगा, जहाँ नहीं समझा यू कैन ऑलवेज आस्क, यू हैव माई नंबर, ठीक है। सो बाय बाय स्टूडेंट्स।